हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही यूनिक लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी है एक प्रैक्टिकल और सीधी बात करने वाली आर्किटेक्ट वेन यंग की और एक सख्त नियम मानने वाले वकील जियांग चेनिए की। इनकी शादी किसी रोमांस से नहीं बल्कि एक बिजनेस डील की तरह शुरू होती है। एक तरफ है मजबूरी और दूसरी तरफ है कानूनी दांवपेच। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कभी असली प्यार में बदल पाएगी? चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें। सीन की शुरुआत होती है एक ब्लाइंड डेट से, जो कम और कोर्ट की कार्यवाही ज्यादा लगती है। वेन यिंग, जो 23 साल की एक यंग आर्किटेक्ट है, बिना वक्त बर्बाद किए अपनी शर्तें सामने रख देती है। वो मिस्टर जियांग से कहती है, नंबर 1, कोई वेडिंग सेरेमनी नहीं होगी। नंबर 2, शादी पब्लिक नहीं की जाएगी। नंबर 3, वो काम करना जारी रखेगी। नंबर 4, अभी बच्चों का कोई प्लान नहीं है। नंबर 5, और सबसे जरूरी, उसकी आजादी पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अब आप सोचेंगे कि लड़का गुस्सा करेगा? बिल्कुल नहीं। जियांग चेनिए, जो एक प्रोफेशनल वकील है, बड़े आराम से कहता है कि उसने ये सारी बातें पहले ही अग्रीमेंट में लिख दी हैं। यहाँ वेन यंग सोचती है कि ये वकील तो डेट पर भी कोर्ट केस लड़ रहा है। वो एक और शर्त जोड़ती है, ए क्लॉज, यानी खर्चा अपना अपना होगा। हमें पता चलता है कि वेन यंग ये शादी सिर्फ अपनी बीमार दादी के लिए कर रही है, जो उसे सेटल होते देखना चाहती है। इसलिए वो डेटिंग और प्यार का नाटक छोड़कर सीधा सर्टिफिकेट लेना चाहती है। जियांग चेनिए भी पीछे नहीं रहता। वो घर के खर्चों के लिए भी परसेंटेज निकालता है। अगर इनकम 30% ऊपर नीचे हुई तो डील एडजस्ट होगी। आखिरकार दोनों एक समझौते पर पहुंचते हैं ताकि ये दिखावे की शादी जल्दी शुरू हो सके। कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। वेन यंग की दोस्त यानयार इससे पूछती है कि उसका मिस्टीरियस हस्बैंड आखिर है कैसा, क्योंकि 1 साल हो गया और किसी ने जियांग चेनिए को ठीक से देखा भी नहीं। वेन यंग बताती है कि भले ही उसका पति बहुत कम बोलता है, लेकिन सपोर्ट के मामले में वो कोर्ट की हियरिंग से भी ज्यादा पंक्चुअल है। वो एक जिम्मेदार पार्टनर साबित हुआ है। यहाँ एक ट्विस्ट आता है। वेन यंग बताती है कि उसने अपनी डायमंड वेडिंग रिंग 1 महीने पहले खो दी है। यानयान हैरान रह जाती है, पर वेन यंग के लिए वो रिंग बस एक चीज थी, कोई प्यार की निशानी नहीं। वो बस ये उम्मीद कर रही है कि जियांग चेनिए इस बात पर गुस्सा न करे या कोई लीगल टिकट न काट दे। दोनों के बीच थोड़ी नजदीकियां हैं। वेन यंग डरते हुए कन्फेस करने वाली होती है कि उसने रिंग खो दी है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, जियांग चेनिए कहता है कि मैंने अपनी वेडिंग रिंग खो दी है। वेन यंग कहती है, कोई बात नहीं, मुझे दूसरी दे देना। लेकिन जियांग चेनिए साफ करता है कि वो अपनी नहीं बल्कि वेन यिंग की रिंग की बात कर रहा है। यहाँ वकील साहब का मास्टर स्ट्रोक देखिए। वो कानूनी भाषा में समझाता है कि रिंग एक प्री मैरिटल गिफ्ट थी, लेकिन अगर वेन यिंग चाहे तो वो जियांग लॉस्ट आइटम का ब्लेम अपने ऊपर ले सकता है। सीधे शब्दों में जियांग चेनिए कह रहा है, तुम चाहो तो रिंग खोने का इल्जाम मुझ पर लगा दो, मैं मान लूंगा कि गलती मेरी थी। वेन यिंग को ये बात समझ आ जाती है और वो हंसती है। इस पल में हमें दिखता है कि जियांग चेनिए शायद उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी गलतियां अपने सर लेने को तैयार है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं कर रहा बल्कि उसकी परवाह भी करता है। चलो झाओ जाओ का 100 डे सेलिब्रेशन। यहाँ वेन यंग नॉर्मल फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही है। एक बच्ची सीसी वेन यंग के पास आती है और उसके दिए गिफ्ट से बहुत खुश होती है। रिश्तेदार बात करते हैं कि कैसे ये गिफ्ट लिमिटेड एडिशन है और मिलना मुश्किल है। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि वेन यंग अब इस फैमिली में पूरी तरह घुल मिल गई है और वो रिश्ते निभाने की कोशिश कर रही है। जहाँ शुरुआत नो किड्स नो इन्वॉल्वमेंट से हुई थी, अब वहाँ एक फैमिली बॉन्डिंग दिख रही है। एक रिश्तेदार वेन यंग को ताना मारती है। वो कहती है, बच्चों से इतना प्यार करने का क्या फायदा जब खुद के बच्चे नहीं हैं? 1 साल हो गया शादी को और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वेन यंग कुछ बोलती, वकील साहब का एक्शन मोड ऑन हो जाता है। जियांग चेनी सीधा सिविल कोड आर्टिकल 1024 सुनाता है। वो उस रिश्तेदार को कहता है, पब्लिकली किसी की बेइज्जती करने पर 5 से 10 दिन की जेल और जुर्माना हो सकता है। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ माफी मांगने के लिए, वरना कल सुबह केस फाइल हो जाएगा। सोचिए, भरी महफिल में वकील पति ने अपनी पत्नी की इंसल्ट का बदला कानूनी धाराओं से ले लिया। वो रिश्तेदार डर के मारे तुरंत माफी मांग लेती है। वेन यंग मन ही मन सोचती है, वाह, आज का लेसन है, मेरी बीवी से पंगा मत लेना वरना कोर्ट में मिलेंगे। इसके बाद जियांग चेनी बच्चों के साथ क्लॉ मशीन गेम खेलता है और वहाँ भी अपना कैलकुलेशन लगाता है ताकि बच्ची जीत सके। जब वेन यंग पूछती है कि बेबी वाला प्रोग्राम कब अनलॉक होगा, तो जियांग चेनी बड़े प्यार तरीके से कहता है, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम गेम क्लियर नहीं कर लेती। मतलब वो वेन यंग पर बच्चे के लिए प्रेशर नहीं डाल रहा, वो उसका इंतजार करेगा। पार्टी से वापस आते वक्त कार में एक बहुत प्यारा मोमेंट होता है। जियांग चेनी वेन यंग से कार का डैशबोर्ड खोलने को कहता है। वेन यंग जब उसे खोलती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ एक नहीं बल्कि 3 नई अंगूठियां रखी होती हैं। वेन यंग हंसती है, क्या सारे वकील इतने अमीर होते हैं?
एक साथ 3 रिंग्स? जियांग चेनी का जवाब दिल जीतने वाला होता है। वो कहता है, मुझे डर था मैं फिर से खो ना दूं, इसलिए एक्स्ट्रा ले ली। इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी नहीं खोऊंगा। यहाँ रिंग की बात कर रहा है या वैन यिंग की? इशारा साफ है। वैन यिंग उससे मस्ती में पूछती है कि क्या वो सच में इतना शरीफ है या उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। जियांग चेनी बिल्कुल सीरियस होकर पूछता है, क्या मतलब? और वैन यिंग बात घुमा देती है। इनकी ये नोक-झोंक दिखाती है कि अब ये एक असली कपल बन रहे हैं। अगला सीन वैन यिंग के ऑफिस का है। यहाँ एंट्री होती है मिस्टर फेंग की, जो एक अमीर और बिगड़ा हुआ क्लाइंट है। वो वैन यिंग को परेशान करने के लिए जानबूझकर प्रोजेक्ट्स में कमी निकाल रहा है। मिस्टर फेंग धमकी देता है, सारा डिजाइन चेंज करो वरना पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन वैन यिंग डरती नहीं, वो भी वकील की बीवी है। वो तुरंत साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और कहती है, आपने साइन किया था, अब आप मुकर नहीं सकते, मैं केस करूंगी। जब मिस्टर फेंग देखता है कि दाल नहीं गल रही तो वो अपनी असलियत पर आता है। वो वैन यिंग को ऑफर देता है, 1 साल के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, 3 मिलियन 30 लाख दूंगा। वो वैन यिंग की छोटी रिंग का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसका पति शायद गरीब है जो उसे बड़ी रिंग नहीं दे पाया। तभी एंट्री होती है हीरो की। जियांग चेनी वहां आ जाता है। मिस्टर फेंग उसे देखकर शॉक हो जाता है और यंग मास्टर जियांग कहकर बुलाता है। हमें पता चलता है कि जियांग चेनी सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी जोंगचेंग का मालिक यंग मास्टर है, जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है। जियांग चेनी फिर से अपना लॉयर कार्ड खेलता है। आर्टिकल 42 महिलाओं को धमकाने और इंसल्ट करने पर 5 से 10 दिन की जेल। मिस्टर फेंग की बोलती बंद हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने गलत इंसान की बीवी से पंगा ले लिया है। जियांग चेनी मिस्टर फेंग को किसी मारपीट से नहीं बल्कि लीगल पेपर से डराता है। वो मिस्टर फेंग से कहता है, कल सुबह 10 बजे तक पेमेंट क्लियर करो वरना तुम्हारे सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रुकवा दूंगा और लेट फीस अलग से लगेगी। मिस्टर फेंग जो अब तक शेर बन रहा था भीगी बिल्ली बन जाता है। वो तुरंत माफी मांगता है। जियांग चेनी उसे चेतावनी देता है, पेमेंट भेजो और मेरे क्लाइंट यानी वैन यिंग से 10 मीटर दूर रहो। यहाँ हमें जियांग चेनी के मन की बात पता चलती है। असल में उसने वैन यिंग को बचाने के लिए अपनी कंपनी जोंगचेंग ग्रुप का एक वीआईपी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसने अपनी आजादी दांव पर लगा दी ताकि वो वैन यिंग को लीगल प्रोटेक्शन दे सके। ये बात वैन यिंग को नहीं पता, पर ये दिखाता है कि वो उसकी कितनी परवाह करता है। ऑफिस में सब लोग हैरान हैं कि वैन यिंग का पति, जो उन्हें लगता था सिर्फ एक आम प्रोग्रामर या वकील है, वो इतना पावरफुल कैसे है। ऑफिस कैंटीन में 2 जलने वाली सहकर्मी वैन यिंग की छोटी सी डायमंड रिंग का मजाक उड़ा रही हैं। वो कहती हैं, इतनी छोटी रिंग, जरूर उसका पति गरीब होगा या फिर ये लड़की सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। लेकिन दोस्तों, अब वैन यिंग वो शांत रहने वाली लड़की नहीं रही। उसने अपने वकील पति से काफी कुछ सीख लिया है। वो उनके पास जाती है और कहती है, लंच ब्रेक खाना खाने के लिए है, मेरी पूछताछ के लिए नहीं। और रही बात रिंग की, तो वो छोटी इसीलिए है क्योंकि मेरे पति को बड़े बड़े पत्थर यानी शो ऑफ पसंद नहीं है। और फिर वो वही लीगल कार्ड खेलती है जो उसके पति ने सिखाया था। पब्लिकली किसी महिला की बेइज्जती करना 5 से 10 दिन की जेल हो सकती है। मेरे वकील पति विरोधियों को चुप कराने में एक्सपर्ट है। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें लोकेशन भेज दूं। क्या करारा जवाब दिया। जलने वालों की बोलती बंद हो गई। वैन यिंग ने साबित कर दिया कि वो अपने पति की रिस्पेक्ट करती है, चाहे रिंग छोटी हो या बड़ी। रात को घर जाते वक्त वैन यिंग अपने पति से पूछती है, तुम उस दिन जोंगचेंग ग्रुप के ऑफिस में क्यों गए थे? क्या तुम वहाँ काम करते हो? जियांग चेनी कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं जोंगचेंग ग्रुप का मेंबर हूँ तो क्या तुम बुरा मानोगी? वैन यिंग सोचती है कि वो शायद कोई एम्प्लॉय होगा, लेकिन तभी जियांग चेनी उसे एक डॉक्यूमेंट पकड़ाता है, प्री मैरिटल एसेट्स लिस्ट, यानी शादी से पहले की जायदाद की लिस्ट। जब वैन यिंग वो लिस्ट पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस लिस्ट में लिखा था, जियांग चेनी होल्ड्स 40% शेयर्स ऑफ जोंगचेंग ग्रुप। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जियांग चेनी कोई आम वकील नहीं है, वो देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप का सेकंड यंग मास्टर यानी दूसरा मालिक है। वो अरबपति है। जिस लड़के को वैन यिंग एक सिंपल प्रोग्रामर या स्ट्रगलिंग वकील समझ रही थी, वो असल में उसकी कंपनी का सबसे बड़ा बॉस निकला। वैन यिंग अपने पति से पूछती है, तो क्या मैं पूरा साल अनजाने में अपने पति के लिए ही काम कर रही थी? जियांग चेनी अपनी गलती मानते हुए एक नया ऑफर रखता है। वो उसे बिट्रोदल गिफ्ट्स की लिस्ट देता है। पहला 50 मिलियन यानी 5 करोड़ कैश, 2 विला, कंपनी के 5% एक्स्ट्रा शेयर्स और हर महीने 1 मिलियन यानी 10 लाख का खर्चा। वो कहता है, मैंने शादी से पहले अपनी अमीरी छिपाई, ये मेरी गलती है। अगर तुम चाहो तो तलाक ले सकती हो, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा। लेकिन हमारी आर्किटेक्ट मैडम भी कम नहीं है। वैन यिंग कहती है, तलाक? पागल हो क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट का 30% फ्लक्चुएशन वाला रूल यूज करती है और कहती है, मुझे 10 लाख नहीं चाहिए,
मेरा खर्चा 20,000 है, उसे बढ़ाकर 20,100 कर दो। जो एक्स्ट्रा 100 रुपए हैं उससे मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगी। सोचिए दोस्तों, 10 लाख ठुकरा कर सिर्फ 100 रुपए एक्स्ट्रा मांगे। वेनिंग ने साबित कर दिया कि वो लालची नहीं है और एक नई शर्त जोड़ी, अब से कोई भी बात मुझसे नहीं छिपाओगे। जियांग चेनी हैरान रह जाता है कि इतनी अमीर बीवी बनने के बाद भी वो कितनी डाउन टू अर्थ है। वेनिंग अपनी कलीग चू यूए के साथ वहाँ काम से जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो बॉस की बीवी है। चू यूए गॉसिप करते हुए कहती है, सुना है जियांग चेनी ने ये लॉ फर्म सिर्फ 5 साल में खड़ी कर दी, लेकिन एक अफवाह है कि उसके घर वालों ने उसे बिजनेस शुरू करने के लिए 1 करोड़ दिए थे, इस शर्त पर कि उसे एक बूढ़ी औरत यानी ओल्ड वुमन से शादी करनी होगी। वेनिंग मन ही मन सोचती है, क्या मैं 23 साल की हूँ और मुझे बूढ़ी औरत बना दिया। बेचारी अपनी ही गॉसिप सुनकर परेशान हो जाती है। तभी वहाँ जियांग चेनी का असिस्टेंट लॉयर मू यानी मू जिंग आता है और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देता है। चू यूए इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता कि ये सब भाभी जी के लिए हो रहा है। रात को घर पर रोमांस का मीटर थोड़ा ऊपर जाता है। वेनियंग कहती है कि हमें अभी शादी को सीक्रेट रखना चाहिए ताकि लोग ये न सोचें कि मैं सिफारिश से आगे बढ़ी हूँ, और मजाक में कहती है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई और पसंद आ गई तो तलाक लेने में आसानी होगी। लेकिन जियांग चेनी मूड में है, वो उसे जाने नहीं देता और पहली बार बेडरूम के बाहर उसे किस करता है। वेनिंग नर्वस हो जाती है, बेडरूम में नहीं जाओगे? जियांग चेनी कहता है, रिलैक्स। अगले दिन वेनिंग सोचती है, सुना था 25 के बाद लड़कों की एनर्जी कम हो जाती है, पर जियांग चेनी की डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। लगता है वकील साहब को अपनी बीवी से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। सुबह वेनिंग जल्दी में होती है और नाश्ता नहीं करती। घर की मेड आंटी फेंग परेशान हो जाती है कि कहीं मियाँ बीवी में झगड़ा तो नहीं हुआ। ऑफिस में कलीग्स वेनिंग को लंच पर माला टांग खाने के लिए बुलाते हैं। वेनिंग को अपने पति के हाथ का सादा खाना खा खाकर बोरियत हो रही थी, इसलिए वो झूठ बोलती है, मेरे पति बिजनेस ट्रिप पर हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उधर घर पर जियांग चेनी डिनर के लिए इंतजार कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि वेनिंग बाहर खा रही है तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। बेचारा अरबपति पति घर पर अकेला खाना खाएगा। जियांग चेनी सोच रहा है, यिंग 2 दिन से घर पर खाना नहीं खा रही, क्या मेरा खाना इतना बुरा है, या फिर उसे लगता है मैं ज्यादा थर्स्टी हूँ। वो हिम्मत करके पूछता है, क्या मैंने कल रात तुम्हें नाराज कर दिया? वेनियंग मन ही मन शर्मिंदा होती है और सोचती है, क्या मैं अभी यहाँ से भागने के लिए सुरंग खोद सकती हूँ? बात बदलने के लिए वेनियंग कहती है, पापा ने बताया तुमने दादी के लिए मसाज चेयर खरीदी है, थैंक यू। वेनियंग महसूस करती है कि वो हमेशा थैंक यू बोलता है, जो शायद सिर्फ एक औपचारिकता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। अब पूरा परिवार इकट्ठा होता है दादी माँ के बर्थडे के लिए। दादी बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, मेरा पोता यानी जियांग चेनी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा जिद्दी है। यिंग तुम इसे संभाल लेना। दादी उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती हैं। वेनियंग के लिए ये पहला मौका है जब वो परिवार के सामने ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं। जियांग चेनी बड़े प्यार से कहता है, दादी आप फिक्र मत करो, प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है। तभी वही पुराना सवाल आता है, गुड न्यूज कब मिलेगी, यानी बच्चा कब होगा? जियांग चेनी अपनी कोडिंग वाली भाषा में जवाब देता है, दादी प्रोग्राम अभी डीबग हो रहा है, पर पोते के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सब हंस पड़ते हैं। माहौल बहुत खुशनुमा है। किचन में वेनियंग की माँ अपनी बेटी का ब्रेन स्कैन करती है। वो पूछती है, इतने टाइम बाद भी तुम दोनों अजनबी जैसे क्यों लगते हो? आखिर माँ साइकोलॉजी की टीचर है, उनसे क्या छुपेगा? वेनियंग बहाना बनाती है, अरे माँ जियांग चेनी के इमोशंस एक एआई की तरह स्टेबल हैं, बस और कुछ नहीं। माँ पूछती हैं कि क्या अमीर ससुराल में कोई सास बहू का ड्रामा तो नहीं होता? वेनियंग बताती है कि उसकी ननद बहुत अच्छी है और कोई ड्रामा नहीं है। माँ राहत की सांस लेती है और सब डिनर एंजॉय करते हैं। वेनियंग को जियांग चेनी के कमरे में एक गिफ्ट मिलता है जिस पर कोई पैकिंग नहीं है। उसे लगता है ये उसके लिए है, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। वो क्या चीज है अभी नहीं दिखाया गया। वेनियंग अपनी दोस्त वान वान से मिलती है और बहुत उदास होती है। वो पूछती है, शादी बिना प्यार के हो सकती है, लेकिन क्या शरीर को वफादार नहीं होना चाहिए? उसकी बातों से लगता है कि उसे शक है कि जियांग चेनी का शायद किसी और से अफेयर है या वो पूरी तरह ईमानदार नहीं है। आसमान ग्रे हो गया है। ये लाइन उसका दर्द दिखाती है। वेनियंग को जियांग चेनी के कोट की पॉकेट में एक लिपस्टिक मिलती है। वेनियंग का दिल टूट जाता है। वो सोचती है, अगर वो बाहर किसी और को पसंद करता है तो फिर मुझे क्यों छूता है? जब जियांग चेनी घर आता है तो वेनियंग सीधा हमला बोलती है। वो कहती है, मिस्टर लॉयर, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हम एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देंगे, लेकिन अब मैं इसे बदलना चाहती हूँ। मुझे बॉडी लॉयल्टी चाहिए, यानी अगर तुम किसी और को छुओगे तो मैं तुम्हें नहीं छूने दूंगी। जियांग चेनी हैरान रह जाता है। वो पूछता है, अगर मैं मना करूँ तो? वेनियंग कहती है, तो मैं सिविल कोड आर्टिकल 533 के तहत तलाक फाइल करूंगी। वाह, अब वेनियंग भी लॉयर की भाषा बोलने लगी है। जियांग चेनी जो हमेशा शांत रहता है कहता है, मुझे 24 घंटे का समय दो, अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो केस हार मान लूंगा। अगले दिन जियांग चेनी अपने शर्लॉक होम्स मोड में आ जाता है। वो लॉ फर्म के सीसीटीवी फुटेज चेक
करता है। फुटेज में दिखता है कि एक महिला वकील ने जानबूझकर अपनी लिपस्टिक जियांग चेनी के कोट में डाल दी थी। जियांग चेनी उस वकील को बुलाता है और पूछता है, ये क्यों किया? वकील कहती है, सुना था आपकी और आपकी पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। जियांग चेनी का जवाब करारा होता है, आज लॉ फर्म में तुम्हारा आखिरी दिन है, और उसे नौकरी से निकाल देता है। रात को जियांग चेनी सबूत लेकर घर आता है। वो वैन यिंग को वीडियो दिखाता है और साबित करता है कि वो बेकसूर है। वो कहता है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं अपनी फर्म में फीमेल लॉयर्स को रखना बंद कर दूं। वैन यिंग, जो एक समझदार लड़की है, कहती है, नहीं, ऐसा मत करना। महिलाओं के लिए नौकरी मिलना वैसे ही मुश्किल है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जियांग चेनी खुश हो जाता है और उसे एक नई लिपस्टिक गिफ्ट करता है, यानी लिपस्टिक की वजह से झगड़ा हुआ और लिपस्टिक से ही सुलह भी हो गई। वैन यिंग हॉस्पिटल जाती है और वहाँ अपनी ननद सिस्टर इन लॉ से मिलती है। पता चलता है कि ननद फिर से प्रेग्नेंट है, 4 महीने की, लेकिन उसकी तबीयत खराब है। वो वैन यिंग से एक रिक्वेस्ट करती है, यिंग, क्या तुम 2 दिन के लिए मेरी बेटी सीसी को संभाल सकती हो? वैन यिंग राजी हो जाती है। अब शुरू होगा असली मजा। एक वकील, एक आर्किटेक्ट और एक शरारती बच्ची। सीसी के आते ही घर का माहौल बदल जाता है। जियांग चेनी, जो हमेशा कोल्ड और सीरियस रहता था, अब बच्ची के साथ ड्राइंग कर रहा है। वैन यिंग हैरान होकर सोचती है, सिर्फ सीसी ही इस प्रोग्रामर जियांग चेनी को इतना नचा सकती है। सीसी एक ड्राइंग बनाती है और कहती है, ये अंकल और आंटी जियांग जी और वैन यिंग है। वैन यिंग उसे सुलाती है और कहानी सुनाती है। वैन यिंग को एहसास होता है कि जियांग चेनी बच्चों को कितना पसंद करता है। क्या सीसी के आने से वैन यिंग का मन भी फैमिली प्लानिंग की तरफ मुड़ेगा, या फिर सीसी की शैतानियां इन दोनों को पागल कर देंगी? जियांग चेनी का बड़ा भाई सीसी को लेने आता है, लेकिन जियांग चेनी को पता चलता है कि उसका भाई अपनी प्रेग्नेंट बीवी और बच्ची को छोड़कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रुआन वेइवेई से मिलने गया था। जियांग चेनी गुस्से में कहता है, तुम अपनी पत्नी को सिर्फ एक ब्रीडिंग मशीन समझते हो क्या? तुम्हें एक अच्छा पिता बनना चाहिए। बड़ा भाई भी कम नहीं है, वो जियांग चेनी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर ताना मारता है, तुम मुझे भाषण मत दो, तुम्हारी शादी में तो प्यार नाम की चीज ही नहीं है, तुम अपनी माँ पर गए हो, बिल्कुल दिल पत्थर हो। जियांग चेनी अपनी माँ का नाम सुनकर भड़क जाता है और कहता है, मैं नहीं मानता कि मेरी कोई माँ है। जियांग चेनी अपने भाई को एक और सबक सिखाता है, तुम्हारी गाड़ी गंदी है, बच्चों को उसमें मत बिठाना, मैं सीसी को कल घर छोड़ दूंगा। वाह, जियांग चेनी सिर्फ एक अच्छा वकील नहीं, एक जिम्मेदार अंकल भी है। रूम में वैन यिंग अपने पति से पूछती है कि भाई से क्या बात हुई। जियांग चेनी बात टाल देता है। वैन यिंग सीसी को देखकर कहती है, ये कितनी प्यारी है, अगर मुझे मन किया तो हम भी एक बच्चा कर लेंगे। जियांग चेनी खुश होता है, लेकिन फिर वही जेंटलमैन वाली बात कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि एक अच्छा पिता कैसे बनते हैं, इसलिए प्रोग्राम अभी पॉज पर है, फैसला तुम्हारा होगा। वैन यिंग पूछती है, अगर मैंने कभी हाँ नहीं कहा तो? जियांग चेनी कहता है, तो कभी नहीं करेंगे, पावर तुम्हारे हाथ में है। वैन यिंग मन ही मन सोचती है, ये प्रोग्रामर ऊपर से ठंडा लगता है पर अंदर से कितना वार्म है। वैन यिंग की दोस्त वान वान का दिल टूट गया है और वो पी रही है, वो उसे संभालने जाती है। तभी वहाँ एक शराबी यानी ड्रंक हरासर आ जाता है और बदतमीजी करने लगता है। वैन यिंग उसे भगा देती है, दफा हो जाओ यहाँ से। शराबी गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्तों को बुलाने लगता है, माहौल गर्म हो जाता है। किस्मत से जियांग चेनी भी उसी बार में अपने एक दोस्त से मिलने आया था। संयोग देखिए, जब वो शोर सुनता है तो देखता है कि उसकी पत्नी मुसीबत में है। शराबी वैन यिंग को धमका रहा होता है, आज तुम दोनों कहीं नहीं जा सकती। तभी जियांग चेनी का दोस्त, जो शायद खुद भी वकील या पावरफुल है, एंट्री मारता है और कहता है, आर्टिकल 26 के तहत हंगामा करने के आरोप में पुलिस को बुलाऊं क्या? शराबी की हवा टाइट हो जाती है और वो भाग खड़ा होता है। जियांग चेनी वैन यिंग को सुरक्षित घर ले जाता है। अगली सुबह वैन यिंग उठती है और देखती है कि 9 बज गए हैं। वो सोचती है, कल रात में सच में थक गई थी। सुबह होती है और जियांग चेनी अपनी पत्नी के लिए नाश्ता सैंडविच बनाता है। वैन यिंग पूछती है, क्या ये माफी है? जियांग चेनी कुछ नहीं कहता, बस काम पर चला जाता है। वैन यिंग को लगता है कि जियांग चेनी अभी भी गुस्सा है। इसी कंफ्यूजन में वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर निकल जाती है बिना उसे बताए। घर पर मेड यानी हाउसकीपर जियांग चेनी को बताती है, अरे यिंग यिंग चली गई, आज तो उसका बर्थडे था। जियांग चेनी को झटका लगता है, उसका बर्थडे था और वो उसे विश भी नहीं कर पाया। वो मन ही मन सोचता है, मुझे उससे प्यार हो गया है, उसकी जिद, उसकी क्यूटनेस, लेकिन मेरे लिए प्यार एक लग्जरी है। ओहो, वकील साहब फाइनली मान गए कि उन्हें प्यार हो गया है। वैन यिंग के जाने के बाद जियांग चेनी उदास हो जाता है और अपने दोस्त के साथ बाहर जाता है। दोस्त उसे छेड़ता है, सिर्फ कुछ दिन के लिए गई है, तुम तो ऐसे देवदास बन गए हो, पक्का तुम्हें उससे प्यार हो गया है। लेकिन जियांग चेनी अपनी ईगो के कारण झूठ बोलता है, नहीं, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, मैं यादों में विश्वास नहीं रखता। झूठा कहीं का, चेहरे पर लिखा है कि प्यार है। कुछ दिनों बाद वैन यिंग वापस आती है। वो डर रही है कि जियांग चेनी गुस्सा होगा,
लेकिन जियांग चेनी उसे सरप्राइज देता है, एक बहुत महंगा बैग। वेनिंग खुश होकर थैंक यू बोलती है। बस यही बात जियांग चेनी को चुभ जाती है। वो पूछता है, तुम मुझे बार बार थैंक यू क्यों बोलती हो? क्या मैं कोई रिश्तेदार या कलीग हूँ? मैं तुम्हारा पति हूँ। जियांग चेनी अपनी जलन भी जाहिर करता है। सुना है बिजनेस ट्रिप पर तुम किसी हैंडसम कलीग के साथ गई थी, सोशल मीडिया पर फोटोज देखी मैंने। वेनिंग उसे भरोसा दिलाती है, चिंता मत करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगी, मैं चीट नहीं करूंगी। अब आता है इस एपिसोड का सबसे मजेदार और रोमांटिक सीन। वेनिंग जियांग चेनी से कहती है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जियांग चेनी सीरियस हो जाता है, क्या हुआ? वेनिंग शर्माते हुए कहती है, प्लीज अगली बार से मेरी गर्दन पर किस मत करना, ऑफिस में बहुत शर्मिंदगी होती है। निशान देखकर जियांग चेनी मुस्कुराता है और कहता है, बस इतनी सी बात, तुम मेरे करीब आती हो तो मेरा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है। वाह, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब पूरी तरह से लव मैरिज में बदल रही है। अगले दिन वेनिंग की माँ उसे घर बुलाती हैं, लेकिन एक शर्त पर, जियांग चेनी को मत लाना। वेनिंग अकेले जाती है, वहाँ उसकी आंटी और कजिन भी हैं। आंटी वेनिंग की तारीफ करती हैं, देखो यिंग यिंग ने कितने अमीर आदमी से शादी की है। रान रान कजिन, तुम्हें भी इससे सीखना चाहिए। वेन यिंग की आंटी और कजिन रान रान का मकसद साफ है, वो जियांग चेनी की अमीर कंपनी में रान रान के लिए नौकरी चाहती हैं। रान रान ने अभी तक लॉयर का एग्जाम पास भी नहीं किया है, लेकिन वो सीधा लीगल असिस्टेंट बनना चाहती है। आंटी कहती है, अपने पति से कहो ना रान रान को रख ले। वेन यिंग साफ मना कर देती है, रान रान के पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, उसे छोटी फर्म में एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बस इतना सुनना था कि आंटी भड़क गई। वो ताना मारती है, तुम्हारी शादी अमीर घर में हो गई तो अब तुम हमें पहचानोगी भी नहीं। तुम्हारे पति तुम्हें पसंद नहीं करते, इसलिए वो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आए। आंटी और रान रान बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। रान रान कसम खाती है, अब मैं किसी और अमीर आदमी को फंसाऊंगी और वेन यिंग को दिखा दूंगी। ये लड़की पक्का आगे जाकर कोई मुसीबत खड़ी करेगी। वेन यिंग दुखी होकर घर लौटती है। उसे लगता है उसने अपने परिवार को नाराज कर दिया, लेकिन घर पर जियांग चेनी उसका मूड ठीक करने के लिए तैयार है। वो पूछता है, डिनर नहीं किया? और फिर उसे सरप्राइज देता है, केक। वेन यिंग खुश हो जाती है। जियांग चेनी उसे केक खिलाता है, कितना क्यूट है। वेन यिंग भी खाली हाथ नहीं आई, उसने जियांग चेनी के लिए 2 टाई खरीदी है। जियांग चेनी पूछता है, मेरे लिए? वेन यिंग कहती है, मुझे चुनना नहीं आता, शायद महंगी होंगी। जियांग चेनी थैंक यू बोलने की जगह एक नई रोमांटिक शर्त रखता है, आज से एक नया रूल, जो भी थैंक यू बोलेगा उसे सामने वाले को किस करना होगा। ओहो, वकील साहब को रोमांस के नए नए बहाने मिल रहे हैं। अगली सुबह वेन यिंग को ही जियांग चेनी की टाई बांधनी पड़ती है। वो सोचती है, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? ये प्रोग्रामर अपनी बातों का पक्का है। अगले दिन ऑफिस में एक पार्टी, सेलिब्रेशन पार्टी है। वेन यिंग का कलीग उससे कहता है, आज रात पार्टी में अपने पति जियांग चेनी को जरूर लाना, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। वेन यिंग मना कर देती है। उधर जियांग चेनी को भी उसी पार्टी के आसपास किसी और डिनर के लिए जाना है। जियांग चेनी के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी नोटिस करती है कि डायरेक्टर जियांग ने जो टाई पहनी है वो बहुत स्टाइलिश है। जियांग चेनी बड़े गर्व से कहता है, मेरी पत्नी वेन यिंग ने खरीदी है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सेक्रेटरी कहती है, अरे वाह, मुझे तो जलन हो रही है, अब तो आपकी सारी टाइज भाभी जी ही खरीदेंगी। जियांग चेनी मुस्कुराता है, तुम्हें क्या लगता है? मतलब हाँ, वकील साहब को अपनी बीवी की पसंद पर बड़ा घमंड है। शाम को वेन यिंग अपनी डिपार्टमेंट डिनर पार्टी में जाती है। वहाँ एक जलनखोर कुलीग अपने नए बैग का शो ऑफ करती है। मेरे पति ने फ्रांस से 28,000 का बैग लाया है। फिर वो दूसरी कुलीग का मजाक उड़ाती है, तुम तो ऐसा बैग अफोर्ड नहीं कर सकती। वेन यिंग इन सब ड्रामों से दूर रहती है, लेकिन कुलीग्स उसे भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं, आजकल की लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाती हैं। वेन यिंग चुपचाप वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम के बाहर वेन यिंग की मुलाकात जियांग चेनी से होती है। क्या किस्मत कनेक्शन है। जियांग चेनी पूछता है, क्या मैं इंतजार करूं? वेन यिंग मना कर देती है। जियांग चेनी के साथ उसका बचपन का दोस्त जिंगटिंग भी है। जिंगटिंग नोटिस करता है कि इन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ अजीब सा लग रहा है। वो पूछता है, तुम दोनों इतने अजनबी क्यों लग रहे हो? जियांग चेनी बात टाल देता है, तुम्हें किस आंख से ऐसा दिखा? पार्टी में वापस आते ही एक बड़ा धमाका होता है। वेटर 2 बहुत महंगी शराब की बोतलें लेकर आता है और कहता है, ये हमारी बॉस जिंगटिंग की तरफ से मिस वेन के लिए गिफ्ट है। सब हैरान रह जाते हैं। वो जलनखोर कुलीग सोचती है कि वेन यिंग का बॉस के साथ कोई चक्कर है, लेकिन वेटर क्लियर करता है, हमारे बॉस ने कहा है कि मिस वेन के पति उनके दोस्त हैं। ये सुनकर सबकी हवा टाइट हो जाती है। जो लोग वेन यिंग को गरीब समझ रहे थे, उन्हें पता चलता है कि उसका पति इस क्लब के मालिक का दोस्त है। कुलीग्स अपनी इज्जत बचाने के लिए बहाने बनाकर भाग जाते हैं। अरे मुझे काम याद आ गया, बाय बाय। बाद में वेन यिंग जियांग चेनी से पूछती है, वो जिंगटिंग तुम्हारा दोस्त है? वो तो सोशल मीडिया पर फेमस प्लेबॉय है। जियांग चेनी अपने दोस्त की तरफदारी करता है। वो बाहर से ऐसा दिखता
लगता है पर अंदर से सीरियस है। घर पर मेड छुट्टी पर है, इसीलिए जियांग चेनी ने टेक आउट ऑर्डर किया है। लेकिन वेनयंग को ये पसंद नहीं आता। वो अपनी माँ के घर जाती है, लेकिन खाने के लिए नहीं बल्कि खाना पकाना सीखने के लिए। वो माँ से कहती है, माँ मुझे वो क्रिस्पी श्रिम्प बनाना सिखाओ। जियांग चेनी को वो बहुत पसंद है। ओहो, जो लड़की किचन में कभी नहीं जाती थी वो अब अपने पति के लिए कुकिंग सीख रही है। इसे ही कहते हैं प्यार। वेनयंग अपनी माँ से क्रिस्पी श्रिम्प बनाना सीखती है। माँ कहती है, तुम्हें लगता है कुकिंग आसान है? खुद बनाकर देखना। वेनयंग सारा खाना पैक करके घर ले जाती है। उधर ऑफिस में जियांग चेनी को पता नहीं क्या जल्दी है। वो अपने असिस्टेंट को सारे काम सौंपकर जल्दी घर भागता है। असिस्टेंट सोचता है, मास्टर को आज क्या हो गया, कभी इतनी जल्दी नहीं जाते। लगता है वकील साहब को अपनी बीवी की याद आ रही है। घर पर वेनयंग जियांग चेनी को अपनी माँ के हाथ का बना खाना खिलाती है। जियांग चेनी को वो बहुत पसंद आता है और कहता है, माँ को थैंक यू बोलना। वेनयंग मन ही मन खुश होती है कि वो उसकी मदर इन लॉ को माँ बोलता है। वो वादा करती है, इस वीकेंड मैं तुम्हारे लिए खुद ये डिश बनाऊंगी। जियांग चेनी मन ही मन एक वादा प्रॉमिस करता है, मैं वेनयंग से प्यार नहीं करूंगा लेकिन उसे प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये वकील साहब अपने दिल की बात कब मानेंगे। अब आता है लड़कियों वाला गॉसिप सेशन। वेनयंग अपनी दोस्त वानवान को एक अजीब बात बताती है। वो कहती है, जियांग चेनी की डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई है, पहले वो ऐसा नहीं था। वानवान हंसती है और कहती है, जब कोई मर्द किसी को पसंद करता है तो वो उसके करीब रहना चाहता है। शायद उसे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन वेनयंग इसे नकार देती है। वो खुद कंफ्यूज्ड है कि क्या उसे जियांग चेनी पसंद है। वो कहती है, उससे प्यार करना एक डिजास्टर होगा, वो तो कोल्ड ब्लडेड इंसान है। अरे वेनयंग, दिल की धड़कनें झूठ नहीं बोलती। अब आती है वेनयंग की कजिन रान रान की बारी। उसने एक नया बॉयफ्रेंड ली श्याओ पटा लिया है जो बहुत अमीर है। रान रान पूरी फैमिली को डिनर पर बुलाती है सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। वेनयंग की माँ कहती है, तुम्हें और जियांग चेनी को जरूर आना होगा वरना लोग बातें बनाएंगे। जियांग चेनी वेनयंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रान रान और उसकी माँ यानी आंटी बहुत खुश हैं। वो एक महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहे हैं। रान रान कहती है, मैं वेनयंग को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है और मुझ पर कितना खर्चा करता है। वेनयंग ने मुझे जॉब नहीं दी, अच्छा ही हुआ, अब मेरे पास अमीर बॉयफ्रेंड है। ये दोनों माँ बेटी मिलकर वेनयंग को नीचा दिखाने का प्लान बना रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वेनयंग के साथ कौन आ रहा है, द यंग मास्टर ऑफ जोंगचेंग ग्रुप। डिनर से पहले आंटी और रान रान बड़े खुश हैं। उन्हें लगता है कि जियांग चेनी नहीं आएगा। रान रान कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड ली जियाओ कितना अच्छा है, उसने मुझे 80,000 का बैग दिया। वेनयंग का पति अमीर होकर भी कंजूस है। ये दोनों माँ बेटी बस वेनयंग की बेइज्जती करने के लिए बैठी हैं। तभी एंट्री होती है जियांग चेनी और वेनयंग की। रान रान की नजर वेनयंग के बैग पर पड़ती है। वो पूछती है, ये बैग तो बहुत प्यारा है, कितने का है? रान रान का बॉयफ्रेंड ली जियाओ जो अमीर है और ब्रांड्स को जानता है, बैग देखते ही चौंक जाता है। वो कहता है, ये हिमालयन बर्किन व्हाइट हाउस है, दुनिया में सिर्फ 10 पीस हैं, इसकी कीमत 2 मिलियन यानी 2 करोड़ है। आंटी और रान रान के तो होश उड़ जाते हैं। 80,000 के बैग का शो ऑफ करने वाली रान रान के सामने वेनयंग 2 करोड़ का बैग लेकर खड़ी है। जियांग चेनी बड़े प्यार से कहता है, कीमत मत देखो, तुम्हें पसंद है तो बस हो गया। रान रान का बॉयफ्रेंड फिर शो ऑफ करता है, मैं रान रान को कार दिलाऊंगा, बस मिनी कूपर नहीं, वो सस्ती है। जियांग चेनी हंसते हुए कहता है, मेरे दादाजी मिनी कूपर चलाते थे, मतलब सस्ती महंगी से फर्क नहीं पड़ता, क्लास से पड़ता है। आंटी फिर से वही पुराना राग लापती हैं, शादी को 1 साल हो गया, बच्चा क्यों नहीं हुआ? जियांग चेनी वेनयंग का हाथ पकड़कर कहता है, बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम है, मैं अपनी पत्नी को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता, ये उसका फैसला होगा। वाह क्या पति है। वापसी में वेनयंग कहती है, मेरी आंटी ने तुम्हें बहुत परेशान किया, सॉरी। जियांग चेनी कहता है, अगर मैं नहीं आता तो वो तुम्हें और परेशान करती, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वेनयंग सोचती है, ये प्रोग्रामर सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, ये सच में मेरी परवाह करता है। ऑफिस में वेनयंग को पता चलता है कि उसकी एक कलीग यू जिंग का अफेयर पकड़ा गया है। उसके अमीर बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और वो कुछ नहीं ले जा सकी क्योंकि उसने प्री नप्चुअल अग्रीमेंट साइन किया था। वेनयंग सोच में पड़ जाती है, उसने भी तो जियांग चेनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन उसमें सारी शर्तें वेनयंग के फायदे की थीं। जियांग चेनी ने अपनी सारी दौलत दाव पर लगा दी थी सिर्फ वेनयंग के लिए। ये बात अब उसे समझ आ रही है। घर पर मेड आंटी फेंग वेनयंग को जियांग चेनी के बचपन के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं, जियांग चेनी बहुत अकेला था, उसके माता पिता का तलाक हो गया
किया था और माँ उसे छोड़कर चली गई थी। वो 10 साल की उम्र में कमरे में अकेले बैठा रहता था, बिल्कुल एक बांस की तरह पतला। वेनिंग को ये सुनकर बहुत दुख होता है। उसे समझ आता है कि जियांग चेनी बाहर से इतना सख्त क्यों है। उसके अंदर एक डरा हुआ बच्चा है जिसे प्यार नहीं मिला। वेनिंग को घर में एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक टूटा हुआ ब्रेसलेट है। उसे लगता है शायद ये जियांग चेंग की एक्स गर्लफ्रेंड का होगा। गलती से वेनिंग से वो और टूट जाता है। जब जियांग चेंग उसे देखता है तो कहता है, फेंकना मत, ये मेरी नानी ग्रैंडमदर का है। लेकिन वेनिंग को डाउट होता है क्योंकि उसकी ननद के पास भी ऐसा ही ब्रेसलेट है। उसे लगता है कि जियांग चेंग उससे कुछ छिपा रहा है। जियांग चेंग इमोशनल होकर कहता है, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं तुम्हें इसके लायक नहीं समझता, बल्कि इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है जो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता। बेचारी वेनिंग, वो बस मदद करना चाहती थी। कलीग्स बताते हैं कि क्लाइंट एक अमीर हैंडसम डॉक्टर है। सब लड़कियां उस पर फिदा है। लेकिन जब वेनिंग क्लाइंट से मिलती है तो सरप्राइज, वो कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त डॉक्टर लू युनजो है। युनजो वेनिंग के पिता का स्टूडेंट रह चुका है। वो वेनिंग को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों पुरानी बातें करते हैं। युनजो पूछता है, क्या तुम अपनी शादी में खुश हो? कंफर्ट सबसे जरूरी है। वेनिंग कहती है, हाँ, मेरा पति वकील है और डैड उसे बहुत पसंद करते हैं। उधर जियांग चेंग के घर में एक बड़ा तूफान आ गया है। जियांग चेंग की भाभी यानी जिंगशु, जो प्रेग्नेंट है, को पता चल गया है कि उनके पति जियांग हुआई सेंग का उनकी सेक्रेटरी रुआन वेइवेई के साथ अफेयर चल रहा था। भाभी रोते हुए कहती है, तुम मुझे घिनौने लगते हो, यू डिस्गस्ट मी। भाई माफी मांगता है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन भाभी का दिल टूट चुका है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। ये सब देखकर जियांग चेंग को अपने बचपन की याद आ जाती है, जब उसके पिता ने भी उसकी माँ को धोखा दिया था। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? सबसे पहले जियांग चेनी के भाई जियांग हुआइसिन को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन भाभी जिंगशु ने घर छोड़ दिया है। वेनिंग ने भाभी को अपने पुराने छोटे घर में रहने की सलाह दी है। जियांग चेनी अपने भाई से कहता है, अगर पापा को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं, भाभी को थोड़ा स्पेस दो। जियांग चेनी अपनी पत्नी की समझदारी से बहुत इम्प्रेस है कि उसने भाभी की मदद की है। वेनिंग बताती है कि कल उसे अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर लू युनजू के साथ अपने मायके जाना है। जियांग चेनी पहले कहता है, कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो हैंडसम डॉक्टर भी आ रहा है, वो तुरंत अपनी बात पलट देता है। अरे, मुझे याद आया, मीटिंग अगले मंडे को है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वकील साहब की जलन साफ दिख रही है। डिनर टेबल पर असली ड्रामा शुरू होता है। डॉक्टर युनजू वेनिंग के पिता को मास्टर और माँ को मास्टर वाइफ बुलाता है और उनकी तारीफ करता है। जियांग चेनी से रहा नहीं जाता, वो भी कंपटीशन में उतर आता है। जब युनजू कहता है, मैं मास्टर के साथ ड्रिंक करूंगा, तो जियांग चेनी भी कहता है, डैड, मैं भी आपके साथ पीऊंगा, आप मेरे सगे पिता जैसे हैं। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज्यादा पीने लगते हैं। युनजू पुरानी बातें छेड़ता है, अगर मैं विदेश न गया होता तो आज वेनिंग। जियांग चेनी बीच में ही टोक देता है, अगर तुम ना गए होते तो आज वो तुम्हारी बीवी होती, यही कहना चाहते हो ना? माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन वेनिंग के पिता बात संभाल लेते हैं और बताते हैं कि युनजू किसी और लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं है को पसंद करता था। वेनिंग को समझ आ जाता है कि उसका प्रोग्रामर पति जल रहा है और उसे ये अच्छा लगता है। अगले दिन ऑफिस में वेनिंग को एक बहुत बड़ा फ्लावर बुके मिलता है। सब कलीग्स हैरान रह जाते हैं। जलनखोर कलीग कहती है, जरा देखो, कहीं उस डॉक्टर ने तो नहीं भेजा। वेनिंग जानबूझकर सबके सामने अपने पति को कॉल करती है, हेलो हस्बैंड, फूल बहुत प्यारे हैं, थैंक यू हबी। जियांग चेनी फोन पर कहता है, तुम्हें पसंद आए, बस यही काफी है। वेनिंग ने एक तीर से दो शिकार किए, कलीग्स का मुंह बंद किया और पति को खुश कर दिया। शाम को जियांग चेनी घर पर वेनिंग का इंतजार कर रहा है। वो पूछता है, क्या आज रात ठीक है? यू नो व्हाट, वेनिंग उसे पढ़ पाते हुए कहती है, आज मुझे लेट हो जाएगा, डॉक्टर युनजू के साथ डिजाइन प्लान डिस्कस करना है। जियांग चेनी का चेहरा उतर जाता है। वो पूछता है, कितनी देर लगेगी? वेनिंग कहती है, रात के 10 बज जाएंगे। वनयंग देर रात डॉक्टर युनजू और अपनी असिस्टेंट चू युए के साथ डिजाइन डिस्कस कर रही है। डॉक्टर युनजू जानबूझकर लंबी बातें करता है। वनयंग को नींद आ रही है, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पा रही। तभी जियांग चेनी को जलन होती है और वो पीछे से कुछ ऐसा करता है कि कॉल कट जाती है। अगले दिन ऑफिस में चू युए छेड़ते हुए कहती है, दीदी, कल रात आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया था या जीजा जी ने कुछ किया? आपकी आवाज भी बैठी हुई लग रही है। समझदार को इशारा काफी है। ऑफिस के बाद वनयंग कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। काम के दौरान अचानक एक सीढ़ी गिरती है और वनयंग की सर पर लग जाती है। कलीग्स घबरा जाते हैं और एम्बुलेंस 120 को कॉल करते हैं। हॉस्पिटल में चू युए ने डर के मारे डॉक्टर युनजू को बता दिया है। वनयंग को हल्का कंकशन हुआ है। वनयंग जियांग चेनी को मैसेज करती है, हल्की चोट लगी है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जियांग चेनी मैसेज देखते ही सब काम छोड़कर हॉस्पिटल भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि डॉक्टर युनजू पहले से वहां है और वनयंग की केयर कर रहा है।
जियांग चेनी अपनी पत्नी को देखकर घबराया हुआ है। तुम हॉस्पिटल में हो और कह रही हो मैं ना आऊं। चू यूए जियांग चेनी को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। जीजा जी तो बहुत हैंडसम है। अब शुरू होता है खाने पर ड्रामा। डॉक्टर युनजू वनियंग के लिए फ्राइड बन्स लेकर आता है और कहता है ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। लेकिन जियांग चेनी तुरंत उसे रोक देता है, ये बहुत ऑयली है, मत खाओ। और फिर वो अपना टिफिन खोलता है जिसमें सैल्मन और चिकन सूप है। जियांग चेनी कहता है मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सूप बनाया है। युनजू को शायद नहीं पता कि अब तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन मुझे पता है। वाह, पति ने साबित कर दिया कि वो अपनी पत्नी का ख्याल बेहतर रख सकता है। डॉक्टर युनजू का मुंह उतर जाता है। जियांग चेनी अपनी पत्नी को अपने हाथों से सूप पिलाता है। हॉस्पिटल रूम में माहौल अब शांत है। डॉक्टर योनजाओ अपनी हार मान लेता है। वो कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे लगा था तुम्हारी शादी ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं प्रोटेक्टिव हो रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि जियांग चेनी तुम्हारा ख्याल रखेगा। वेनियंग भी साफ कर देती है, फिक्र मत करो, जियांग चेनी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। जियांग चेनी अपनी गलती मानता है। भाई युनजाओ, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था, सॉरी। दोनों हाथ मिलाते हैं और डॉक्टर युनजाओ वहाँ से चला जाता है। चलो, कम से कम यहाँ तो शांति हुई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वेनिंग अपनी भाभी जिंगशू से मिलती है, जिनका तलाक होने वाला है। वेनिंग उनसे उस टूटे हुए ब्रेसलेट के बारे में पूछती है जो जियांग चेनी ने उसे नहीं दिया था। भाभी एक बहुत बड़ा राज खोलती है। वो बताती है ये ब्रेसलेट जियांग चेनी की माँ लिन जिंग का है। जियांग चेनी ने तुम्हें ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसकी माँ ने इसे अपवित्र यानी टेंटेड कर दिया था। भाभी बताती है कि जियांग चेनी इतना ठंडा और पत्थर दिल क्यों है। कहानी ये है कि जियांग चेनी की माँ लिन जिंग ने उसके पिता को धोखा दिया था, यानी चीट किया था। एक दिन 10 साल के छोटे जियांग चेनी ने अपनी माँ को घर के बाहर किसी और आदमी को किस करते हुए देख लिया था। सोचिए, एक 10 साल के बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपनी ही माँ को ऐसा देखा होगा। वो नजारा उसके दिल में एक सुई की तरह चुभ गया। उस दिन के बाद से उसने लोगों और प्यार पर भरोसा करना छोड़ दिया। भाभी कहती हैं वो तुमसे प्यार करता है वेनिंग, बस उसे जताना नहीं आता। उसे लगता है कि प्यार सिर्फ धोखा देता है। वेनिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आता है कि उसका पति इतना अजीब क्यों है। शाम को जब जियांग चेनी घर आता है तो वेनिंग उसे एक अलग ही नजर से देखती है। वेनिंग सोचती है ये इंसान सबसे अच्छे प्यार का हकदार है और मैं इसे वो प्यार दूंगी। वो जियांग चेनी के पास जाती है और कहती है वकील साहब, बोलते बोलते आपका मुंह सूख गया है, लिप बाम लगा लीजिए। और फिर वो उसे किस करती है, वो भी बिना थैंक यू बोले। जियांग चेनी हैरान रह जाता है। वेनिंग उसे वो टूटा हुआ ब्रेसलेट जो उसने ठीक करवा लिया या नया खरीद लिया वापस देती है और कहती है ये मेरा है, अगली बार इसे खोना मत। जियांग चेनी मुस्कुराता है और कहता है जो खो गया है मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगर आपको वेनिंग का ये समझदारी भरा प्यार और जियांग चेनी की ये इमोशनल कहानी पसंद आई तो वीडियो को दिल से लाइक करें। क्या आपको लगता है कि बचपन का ये हादसा जियांग चेनी के रूखे व्यवहार का सही कारण था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। मिलते हैं एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।